विजय अपनी झोपड़ी के अंदर अपनी बीमार दादी सावित्री के पास बैठा हुआ था। उसकी दादी बहुत तेजी से खांस रही थी। अरे बस बस दादी, इतना जोर जोर से मत खांसिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी हकीम मोहना के पास जाता हूँ और आपके लिए जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। रुको। ये सुनकर दादी का चेहरा उदास हो गया। वो खांसते हुए बोली, अरे बेटा, और मेरा कितना इलाज कराएगा? मेरा इलाज कराते कराते तू सेठ हरिराम का कर्जदार हो गया है, जो रोज अपनी किस्त मांगने के लिए आता है और तुझे अपमानित करके चला जाता है। बचपन में तेरे माँ बाप भी गुजर गए और तू अनाथ हो गया। 10 वर्ष की उम्र से तू अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रखने लगा। दादी की बातें सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ गए। दादी, मुझे गांव वाले अनाथ कहते हैं, लेकिन आपके होते हुए मैंने कभी खुद को अनाथ नहीं समझा। मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर विजय उठ खड़ा हुआ और सीधा हकीम मोहन्ना की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। वहाँ विजय ने विनती की, हकीम जी, मेरी दादी को बहुत जोर की खांसी है, कृपया उनके लिए कुछ जड़ी बूटी दे दीजिए। हकीम गुस्से में जड़ी बूटियां निकालकर विजय को थमा देता है और कठोर स्वर में कहता है, देखो विजय, ये मैं तुम्हें आखिरी बार दे रहा हूँ। अगर तुमने पिछली उधारी नहीं चुकाई तो आगे से अपनी दादी के लिए यहाँ जड़ी बूटी लेने के लिए मत आना, समझे? चलो जाओ। विजय चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल आता है और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे सेठ हरिराम अपने साथी चंदू के साथ मिल जाता है। अरे रुक जाओ, तुम कहाँ भागे जा रहे हो भैया? अच्छा हुआ जो मिल गया। मैं तो तेरी झोपड़ी की तरफ ही जा रहा था, तेरे दर्शन करने। ए भैया, मेरा कर्ज कब तक लौटाओगे? साहिब, कुछ और मोहलत दे दीजिए, मैं जल्द ही चुका दूंगा। ठीक है, तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। अगर 10 दिन के अंदर ब्याज सहित नहीं चुकाया तो अपनी झोपड़ी खाली कर देनी होगी। मैं उसे बेचकर अपना सारा कर्ज वसूल कर लूंगा। तेरी जैसी मूर्ख कहीं नहीं देखी मैंने। अपनी बूढ़ी दादी के लिए तूने जमींदार से इतना कर्ज ले लिया कि तेरी झोपड़ी भी जाने वाली है। वे दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। विजय आंखों में आंसू लिए अपने घर लौट आता है। उसने जड़ी बूटियां पीसकर दादी को खिलाईं। दादी को थोड़ा आराम मिला। वो रोते हुए बोली, भगवान हर किसी को तेरे जैसा पोता दे। दादी, मैं मुखिया भूपत के पास जाता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए तो आज शाम के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। विजय मुखिया भूपत के पास पहुंचा और विनती करते हुए बोला, राम राम मुखिया जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरी दादी बीमार है और घर पर खाने को भी कुछ नहीं है, दया कर दीजिए। देख, मेरे खेत में जितने मजदूर काम कर रहे हैं वे काफी हैं। तेरे लिए कोई काम नहीं है, कहीं और जाकर देख। तभी मुखिया की बेटी मीरा वहां आ पहुंचती है। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, ये कितनी मजबूरी बता रहा है, आप उसे कोई काम दे दीजिए। मीरा की बात सुनकर मुखिया नरम पड़ गया और बोला, ठीक है, अपनी बिटिया मीरा की बात मानकर मैं तुझे काम देता हूँ, पर ध्यान रखना, तुझे केवल 5 मुद्राएं मिलेंगी। विजय खेत में मजदूरों के साथ मेहनत से काम करने लगा। कुछ देर बाद मीरा वहाँ फिर आई। मैंने सुना है कि जमींदार ने तुम्हें बेचगाम में बहुत अपमानित किया है। हाँ मीरा, उसने मुझे 10 दिन का समय दिया है, पर क्या बताऊं, मैं नहीं जानता कि इन 10 दिनों में कर्ज कहाँ से चुकाऊं। ब्याज भी बहुत ज्यादा है। अगर तुम चाहो तो मैं पिताजी से बात करके देखती हूँ, शायद वे मदद कर सकें। नहीं नहीं मीरा, तुम्हारे कहने पर पिताजी से बात नहीं कराऊंगा। तुम्हारे कहने पर ही उन्होंने मुझे खेत में काम दिया, बस यही बहुत है। शाम को विजय मुखिया के घर पर पहुंचा। मुखिया ने उसे 5 मुद्राएं दे दी। विजय चुपचाप 5 मुद्राएं लेकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लेने निकल पड़ा। तभी उसकी नजर जमींदार के साथी चंदू पर पड़ी, जिसके हाथ में एक पिंजरा था। पिंजरे के अंदर एक तोता था, जिसके शरीर से खून बह रहा था। ओह, देखो तो सही, इस तोते का शरीर से खून बह रहा है। तुझे क्या फर्क पड़ता है? ये तोता तेरा भाई है क्या? चंदू हंस पड़ा। नहीं नहीं भाई नहीं, पर इंसानियत भी कोई चीज होती है ना। जब मुझे याद आता है कि मैं मूर्ख बन गया तो मैं इसे पीटता हूँ, पर ये फिर भी नहीं बोलता। आज भी इसे कोई मुफ्त में नहीं ले रहा, पर मैंने सोचा यदि कोई इसे 5 मुद्राओं में ले ले तो अच्छा है। विजय ने तुरंत 5 मुद्राएं निकालकर चंदू को दे दी। चंदू ने तोते का पिंजरा विजय को थमा दिया और हंसते हुए चला गया। विजय उस घायल तोते को लेकर घर की ओर बढ़ा।
इत्तेफाक से ये दृश्य मीरा ने खिड़की से देखा। वो दौड़ती हुई विजय के पास आई और बोली, विजय, तुमने कितनी मेहनत से कमाई थी और तुमने उन 5 मुद्राओं से इस तोते को खरीद लिया। अब घर पर खाने को क्या ले जाओगे? तुम्हारी दादी भूखी होंगी। यही कर सकता था, बेचारा दर्द में करहा रहा था। इंसान जो दर्द से गुजरा हो वही किसी और के दर्द को समझता है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। विजय घायल तोते को लेकर घर पहुंचा। वहां उसकी दादी सावित्री भूख और प्यास से तड़पती बैठी थी। ए विजय, ये तोता तू कहां से लाया? दादी ने पूछा। विजय ने पूरी घटना दादी को सुनाई। दादी ने कहा, तूने जो किया है वो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तेरे अंदर बड़ा जिगर है। दादी फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद शांत होकर विजय बोला, दादी, मैं जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ ताकि इसके जख्म पर लगाकर इस बहते हुए खून को रोक सकूं। हकीम ने दवा देने से मना कर दिया था। विजय जंगल गया, कुछ जड़ी बूटियां लाकर तोते पर लगाईं। कुछ देर में तोते का जख्म भर गया। तभी वह तोता मनुष्य की आवाज में बोल पड़ा, तुम्हारे अंदर इंसानियत तो कूट कूट कर भरी है। मैंने तेरे जैसा अच्छा मनुष्य आज तक नहीं देखा। विजय डर गया पर खुशी भी हुई। तुम कौन हो और तुम इंसानी आवाज में कैसे बोल रहे हो? तोते ने समझाया, मैं एक ही तोता हूँ और मैं केवल उसी इंसान के सामने बोलता हूँ जिसके अंदर सच्ची इंसानियत होती है। मेरे पहले मालिक के पास भी इंसानियत थी, पर फिर लालच में वो बदल गए और मैंने फिर बोलना बंद कर दिया। क्या तुम सच में किसी रहस्य के बारे में जानते हो? खजाने के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो असली संपत्ति है। विजय और उसकी दादी के मन में आशा की किरण जग उठी। तोता ने कहा, मैं तुम्हें कल सुबह उस खजाने तक ले जाऊंगा, पर याद रखना ये केवल उन्हीं के लिए है जो लालच से मुक्त हों। अचानक मीरा की आवाज पहुंची। वो अपने हाथ में भोजन की थाली लेकर खड़ी थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विजय। और हाँ, मैंने देखा कि चंदू झोपड़ी के पीछे कुछ देख रहा था। शायद उसने तुम और तोते की बातचीत सुन ली होगी। अगर चंदू ने हमारी बात सुन ली है तो हमें सुबह ही निकलना होगा, उससे पहले कि वो कुछ करे। मीरा ने हामी भरी और अगले क्षण सच ही हुआ। चंदू दौड़ते हुए सेठ हरीराम के हवेली पहुंचा और सारी बात बता दी। सेठ हरीराम गुस्से से चंदू को थप्पड़ मारता है। हाँ, अब क्या होगा? हम उसे पकड़कर खजाने तक पहुंच देंगे और फिर सबका काम तमाम कर देंगे। योजना बन गई। गुफा जहां खजाना था वे चुपके से पीछा करेंगे। अगली सुबह विजय, मीरा और तोता निकल पड़ते हैं। जंगल में घना सन्नाटा है। पंछियों की आवाजें धीमी हैं। कुछ ही दूरी पर एक विशाल पेड़ अचानक गिरने वाला था। तोता चिल्लाया, विजय, दाईं ओर भागो। वे बच गए और थोड़ी ही देर में तीनों एक गुफा के सामने पहुंचे। पहले दीवार को स्पर्श करो, तोता ने कहा। दीवार को छूते ही गूंजती हुई आवाज आई, तेरी नजर में खजाना क्या है? विजय ने शांत मन से उत्तर दिया, खजाना सोना चांदी नहीं है। असली खजाना वो ज्ञान है जो पीढ़ियों को दिशा दिखाए, जीवन दे, रोग दूर करे। वह ग्रंथ जो जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का ज्ञान रखता हो। गुफा की दीवारें धीरे धीरे खुल गई और आवाज बोली, तुम सत्य पथ पर हो, जाओ, अंदर जा सकते हो। तीनों अंदर गए, पर पीछे से एक तेज आवाज आई, रुक जाओ। विजय ने पलटकर देखा, सेठ हरीराम और चंदू वहां थे, तलवे पोंछते हुए खड़े। तुझे क्या लगा कि हम मूर्ख हैं? हमने तुम्हारी और तोते की हर बात सुनी, अब क्या करेगा? तोता शांत स्वर में बोला, पहले सबको अंदर जाना चाहिए। खजाना पहले देख लो, फिर जो जिसे उचित लगे वो ले सकता है। सेठ और चंदू आपस में देखते हैं और सहमत हो जाते हैं। गुफा के अंदर पुरानी पांडुलिपियां और ग्रंथ फैल पड़े थे। सुनहरे बर्तन नहीं, ना ही मोती, पर ये प्राचीन ग्रंथ थे। जड़ी बूटी, आयुर्वेद और जीवन रक्षा के ज्ञान से भरे हुए ग्रंथ। सेठ हरीराम और चंदू क्रोधित हो गए। ये क्या है? ये तो कचरा है। सोना चांदी कहाँ है? यह असली खजाना है, विजय ने निश्चय से कहा। यह ज्ञान सबका उद्धार कर सकता है। साहूकार हंसा और बोला, हमारा तो समय बर्बाद हो गया। दी चले गए और चोटियां उनसे निकल गईं, पर विजय का मन अब संतुष्ट था। उसने एक ग्रंथ खोला और पढ़ने लगा।
सचमुच ये ज्ञान अनमोल था। तभी एक तेज प्रकाश की किरणें उभरी और तोता एक साधु में बदल गया। विजय चौंक गया। साधु ने कहा, मैं पहले एक पुण्य तपस्वी था, पर मैंने जब इस खजाने का अपमान किया तो मुझे श्राप मिला और तोते का रूप दिया गया। मेरे गुरु ने कहा था कि जब कोई मनुष्य इस खजाने की असली कीमत को समझेगा और उसे अनमोल मानेगा तभी मुक्ति होगी। आज तुमने इसे सच में अनमोल माना, इसलिए मैं मुक्त हुआ। ये सारे ग्रंथ अब तुम्हारे हैं। विजय उन प्राचीन ग्रंथों को लेकर अपनी झोपड़ी लौटा और दादी को सारी घटना सुनाई। दादी ने कहा, तूने बिल्कुल सही किया है विजय, तू असली खजाना लेकर आया है। विजय ने उन किताबों का गहरा अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि राज्य की राजकुमारी लाविका गंभीर रूप से बीमार हैं। लोग डर कर बैठे थे। बड़े बड़े हकीम और विद्वान भी असफल रहे थे। विजय ने हिम्मत कर महल पहुंचा और कहा, राजाश्री, मेरी ये जड़ी बूटियां राजकुमारी के कार्य आ सकती हैं। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। पर राजा हेमंत ने हिम्मत कर विजय को आजमाया। जड़ी बूटियां राजकुमारी को दी गईं और धीरे धीरे वो रंग बिरंगी किरणों से घिरकर पूर्णतया स्वस्थ हो गईं। राजा हैरान रह गया। विजय ने सारी घटना समझाई और राजा ने गर्व से घोषणा की, आज से तुम हमारे राज्य के राज हकीम हो। उसने विजय को बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं दान की। विजय अपने गांव लौट आया। उसने सेठ हरिराम का सारा कर्ज चुका दिया, अपनी दादी का इलाज करवा दिया और उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया, जहां उन प्राचीन ग्रंथों और जड़ी बूटियों का भंडार रखा गया। विजय का नाम पूरे राज्य में फैल गया और कुछ ही दिनों बाद उसका विवाह मीरा से संपन्न हुआ। एक दिन सेठ हरिराम और चंदू विजय के पास आए और बोले, विजय, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम जो दूसरों की मदद कर रहे हो और असाध्य रोगों का इलाज कर रहे हो, उसने हमारी आंखें खोल दी। तुमने जो पाया वही असली खजाना है, स्वास्थ्य और सेवा। विजय मुस्कुराया और दोनों को माफ कर दिया। इस प्रकार वो खजाना, जिसे सभी सोने चांदी की चमक में देखते थे, असल में ज्ञान, सेवा और स्वास्थ्य का खजाना निकला और यही था असली धन।